गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे। देखो क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है। गुप्ता लिमिटेड के निम्न स्थिति विवरण से स्थायी संपत्ति अनुपात की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ डेटा ऑफ गुप्ता लिमिटेड कंप्यूट फिक्स असेट्स रेशियो। देखो बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। लाइबिलिटी आइटम में देखो क्या क्या दे रखा है। शेयर कैपिटल 1,00,000 का, रिजर्व्स 50,000 का, 14% डिबेंचर्स 1,00,000 के, ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000 के, बिल्स पेबल 15,000। टोटल जो हो रहा है वो है 3,45,000। असेट्स में देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000, कैश 30,000, ट्रेड डेटर्स 50,000, स्टॉक 40,000। ठीक है। अब फिक्स असेट्स रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है। फिक्स असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। फिक्स असेट्स में भी टेंजिबल असेट्स होंगे। टेंजिबल असेट्स ऊपर देखो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 की और लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000 की। तो ये टोटल हो गया 2,25,000 की। तो फिक्स असेट्स हमारे हो गए 2,25,000 के। और लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो देखो शुरू में तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, तो ये आइटम नहीं आएंगे इसमें। 14% डिबेंचर्स 1,00,000 का, ये आइटम इसमें आएगा। और देखो हमने जो फॉर्मूला लॉन्ग टर्म फंड उसमें दोनों लेंगे हम, प्रोप्राइटर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म फंड में दोनों आइटम कंसिडर करेंगे, एक तो प्रोप्राइटर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो प्रोप्राइटर फंड में ये शेयर कैपिटल भी आएगा प्लस रिजर्व्स भी आएगा और ये डिबेंचर्स आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर ट्रेड क्रेडिटर से ये आइटम करंट लाइबिलिटी का हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। फिर बिल्स पेबल है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है। तो ऊपर की जो तीन आइटम है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये प्रोप्राइटर फंड के हिसाब से आएंगे। तो 1,50,000 का तो ये अमाउंट है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फंड और बोरोइंग ये टर्म जरा आप ध्यान से माइंड में रखना। जब फंड आ रहा है वहाँ तो दोनों चीज़ आएगी, प्रोप्राइटर प्लस बोरोइंग। ठीक है। और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो आप बाहर से डिबेंचर्स ले रहे हो या लोन ले रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो या फिर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रहे हो, वैसी चीज़ आइटम आएंगे। ठीक है। तो 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 तो टोटल हो गया 2,50,000। ठीक है। अब इसको रेशियो में पुटअप करेंगे तो 2,25,000 के तो आपके फिक्स असेट्स हो गए टेंजिबल वाले, डिवाइड बाय 2,50,000, तो ये रेशियो तुम्हारा 0.9:1 बन रहा है। ठीक है। अब इस पर टिप्पणी कमेंट देखो, कमेंट क्या कह रहा है। कमेंट क्या कह रहा है। स्थायी संपत्ति अनुपात 0.9:1 है, अर्थात यह 1:1 से कम है। ठीक है। यह 1:1 से कम है। अतः संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता संतोषजनक है, परंतु यह आदर्श अनुपात 0.67:1 से कम है। आदर्श अनुपात जो हमारा है वो 0.67:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेशियो
ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो पैसा है वो मैक्सिमम सारा फिक्स असेट्स में लग रहा है, जो संतो ठीक है पर अच्छा नहीं कह सकते आप उसको, ठीक है। फिर चौथा देखो, शोधन क्षमता अनुपात। और ये जो इसमें लिखा है परंतु यह आदर्श अनुपात 0.67:1 से कम है, तो ये यहाँ अधिक होना चाहिए कि इससे, इस अनुपात से ये जो रेशियो आ रहा है ये उससे ज़्यादा है, ठीक है, कम नहीं है, उससे ज़्यादा आ रहा है वो, ठीक, कम गलत लिख रखा है यार। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे 1 रुपये में 67 पैसे होने चाहिए, लेकिन 1 रुपये में 90 पैसे आपके आ रहे हैं, इसका मतलब जो रेशो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, वो इसके बराबर आना चाहिए था, 1 रुपये से कम और इसके ज़्यादा, ठीक है। अब चौथा देखो, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो या डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो। शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो या और डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो। अर्थ है, यह अनुपात संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन एवं विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन, मतलब टोटल असेट्स में से डेब्ट कितना है। यह अनुपात यह बतलाता है कि यदि किसी संस्था का दिवाला निकल जाए तो उसकी संपत्ति को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी अथवा नहीं, ठीक है। कि दिवालिया वाली कंडीशन अगर फॉर्म में आ जाती है, किसी कंपनी में आ जाती है, तो उसके पास जो अवेलेबल असेट्स है वो सफिशिएंट है या नहीं है, तो यह कुल बाह्य दायित्वों तथा कुल संपत्तियों के मध्य संबंध बतलाता है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि संपत्तियों के कितने भाग की ऋण द्वारा वित्त व्यवस्था की गई है। अब इसका फॉर्मूला है सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट्स और टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी अपॉन टोटल असेट्स। टोटल डेब्ट्स और टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी अपॉन टोटल असेट्स। तो निर्वचन एवं महत्व देखो, यह अनुपात जितना अधिक होगा वह लेनदारों के लिए अधिक जोखिम का प्रतीक होगा। कि जितना बाहर का पैसा होगा टोटल असेट्स में से जितना बाहर का पैसा होगा तो उतना ही रिस्की होगा, और वो उनके लिए जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने उधार दे रखा है, उनके लिए भी रिस्की है कि उनको असेट्स बेचने से बाहर वाले जो लोन देते हैं उनको सिक्योरिटी ओनर के पैसे से मिलती है, ठीक है। ओनर्स का जितना ज़्यादा पैसा बिजनेस में होता है उससे उनकी सेफ्टी बढ़ती है। तो 100 में से स्वामित्व अनुपात घटाने पर शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात होता है। कुछ लोग संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के मापन के लिए ऋण मूर्त संपत्तियों अनुपात ज्ञात करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। फिर ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात, डेब्ट टू टेंजिबल असेट्स रेशियो। ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात डेब्ट टू टेंजिबल असेट्स रेशियो। यह अनुपात यह बताता है कि मूर्त संपत्तियों के कितने भाग के लिए ऋण द्वारा वित्त प्राप्त किया गया है। इस अनुपात की गणना अंग्राकित सूत्र से की जा सकती है। तो इसका फॉर्मूला है डेब्ट टेंजिबल असेट्स रेशियो टू इक्वल टू टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल असेट्स माइनस इंटेंजिबल असेट्स, मतलब सिर्फ टेंजिबल असेट्स लेने हैं, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? टोटल डेब्ट्स इंटू 100।
ऋण में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ डेब्ट्स में दोनों ही इंक्लूड करने हैं, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मूर्त संपत्तियों की गणना करने के लिए कुल संपत्तियों में से अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति जैसे ख्याति एवं लाभ हानि खाते के नाम, शेष इत्यादि को घटाया जाता है। तो गुडविल है या नॉमिनल एक्सपेंस वगैरह है, जो ऐसे कोई आइटम है तो वहाँ से उनको इसमें नहीं जोड़ा जाता, घटा दिया जाता है। ठीक है। निर्वचन एवं महत्व, यह अनुपात जितना कम होगा ऋणदाताओं को उनके ऋण के लिए उतनी ही सुरक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि टोटल असेट्स में से जितना रेशियो है, जितना कम होगा उतना ही सब ओनर का पैसा है। ठीक है। ऋणदाताओं के विपरीत स्वामियों का स्वार्थ तुलनात्मक अधिक अनुपात में होता है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कारण एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होती है तथा दूसरी व्यवसाय का नियंत्रण भी तुलनात्मक कम विनियोजन से भी उनके हाथों में बना रहता है। इस प्रकार यह अनुपात एक तरफ ऋणदाताओं को प्राप्त सुरक्षा का सूचक है तथा दूसरी तरफ संस्था की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की प्रवृत्ति का घोतक है। कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कम पैसे लगा के भी उनकी शेयरिंग पूरी फर्म पे है, क्योंकि बाहर का पैसा लग रहा है, तो ये उनकी तरफ से इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा कि ठीक है, बाहर का पैसा लग रहा है, पूरी होल्डिंग है। ठीक है। पर अगर ये जितना ये वाला रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब जितना पैसा डेब्ट्स का कम होगा टोटल में से, वो डेटर्स के लिए ज़्यादा हित में होगा। अब देखो इलस्ट्रेशन देखो 11, निम्न विवरण के आधार पर गणना कीजिए। चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात और चौथा शोधन क्षमता अनुपात। ये सारे रेशियो हमें फाइंड करने हैं। और हमें क्या क्या दे रखा है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये सारे ही रेशियो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में उनके फॉर्मूला, उनके महत्व और उनके एक एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या डिटेल दे रखी है। शेयर कैपिटल है 1 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 का, डिबेंचर्स है 2 लाख का, क्रेडिटर्स है 30,000 का, बिल्स पेएबल है 20,000 का। तो इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है, ये तो करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है। आपके शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों प्रोप्राइटर फंड वाले आइटम हो गए, और डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला आइटम हो गया। फिर फिक्स असेट्स है नेट, तो मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही फिक्स असेट्स लेना होता है, तो नेट है 2,70,000। फिर कैश एट बैंक है 20,000, तो कैश जो है वो करंट असेट्स का आइटम है। ठीक है। स्टॉक है वो करंट असेट्स है, डेटर्स है वो भी करंट असेट्स है। तो 3 आइटम तुम्हारे करंट असेट्स के हो गए और फिक्स असेट्स 2,70,000 का। ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला है। तो करंट असेट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया, 3 आइटम है, कैश, स्टॉक और डेटर्स। तो 20,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, तो ये टोटल हो रहा है 1,30,000। ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी के 2 आइटम है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ये है 30,000 प्लस 20,000, तो 50,000 की। तो 1,30,000 डिवाइड बाई 50,000, तो ये रेशियो आ रहा है 2.6:1। तो करंट रेशियो तुम्हारा निकल गया 2.6:1। ठीक है। और ये नीचे करंट असेट्स फाइंड करने के लिए दिखा रखा है, कैसे फाइंड किया था, कैश प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक। ठीक है। जो हमने कर लिया 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80 इक्वल टू 1,30,000। ठीक है। अब इससे आगे वाला हमको फाइंड करना है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या डिफरेंस बताया था कि इसमें स्टॉक को हटा देते हैं हम। ठीक है। क्योंकि स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता, तुरंत वो बिकने वाला आइटम नहीं होता है। अगर बिक ही जाता तो स्टॉक में ही नहीं होता वो आइटम, जो भी प्रोडक्ट है हमारा।
और दूसरा एक डेटर्स का भी था पॉइंट कि डेटर्स को भी हटा देते हैं। डेटर्स में भी जिन्होंने उधार ले रखे हैं वो तुरंत उधारी चुकाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो क्विक रेशियो यहाँ हम सिर्फ जो घटाएंगे वो सिर्फ स्टॉक है, क्विक रेशियो में से स्टॉक घटाएंगे। और क्विक रेशियो में एक प्रीपेड एक्सपेंस और घटता है, ठीक है, दो आइटम ही घटते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 1,30,000 का हमारा करंट एसेट्स हो गया, माइनस उसमें से स्टॉक किया 80,000 का, और करंट लायबिलिटी लिखी 50,000, तो 1:1 का रेशियो यहाँ क्विक रेशियो का आ रहा है। अब थर्ड रेशियो जो फाइंड करना है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो ये देखो इसका फॉर्मूला है टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी है बैलेंस शीट में देखो, आउटसाइडर्स लायबिलिटी तुम्हारी शेयर होल्डर रिजर्व्स को छोड़ के फिर डिबेंचर्स प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, तो 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो ये 2,50,000 की तुम्हारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गई। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड हो गई, तो 2,50,000 की। और यहाँ असेट्स में देखो टोटल असेट्स जो है टोटल 4,00,000 के हैं, उसमें फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स आ गए, तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो हो गई है वो 2,50,000 की, डिबेंचर्स प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल हो गई 2,50,000। और शेयर होल्डर्स फंड तुम्हारे ये हो गया शेयर कैपिटल 1,00,000 का और रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 की, तो ये 1,50,000 का, तो 2,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 हो गया 1.67:1, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो आ रहा है 1.67:1 का आ रहा है। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो देखो, प्रोप्राइटरी तो फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स। अब टोटल टेंजिबल असेट जो बन रहा है तुम्हारा फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स ये है 4,00,000 का, ठीक है, और प्रोप्राइटरी फंड तुम्हारा 1,50,000 का है, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 4,00,000, तो ये रेशियो आ रहा है 0.38:1। और अब सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल टू टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी अपॉन टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स तो वही 4,00,000 का आएगा जिसमें फिक्स प्लस करंट लायबिलिटी आएगी, और टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी में वो लॉन्ग प्लस शॉर्ट सारी आ जाएगी, तो लॉन्ग तुम्हारी वो डिबेंचर्स प्लस क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल सब कुछ आएगा, तो ये डिबेंचर्स 2,00,000 के, क्रेडिटर्स 30,000 के प्लस बिल्स पेएबल 20,000 का, तो ये 2,50,000 वाली, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4,00,000, तो ये रेशियो बन रहा है तुम्हारा 0.63:1, ठीक है।